नमस्कार दोस्तों। आज हम जो रेप केसेस जो हैं, रेप लॉज जो हैं हमारे आईपीसी में, उन उसके संबंध में और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं या इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट्स जो हुए हैं उनके बारे में आज हम समझेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वीडियोस जो है वो केवल आपकी सुविधा की दृष्टि से, आपको समझाने की दृष्टि से बनाए गए, और उसके संबंध में अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई संदेह हो तो संदेह या किसी प्रकार की डेप्थ में जाकर के इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो जो इस वीडियो में जो जजमेंट्स मेंशन किए गए हैं या जो संशोधनों के बारे में बताया गया, उनसे कंसर्न जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक बार अवलोकन जरूर करें। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीसी में रेप से संबंधित जो लॉज हैं, जो रेप से संबंधित जो प्रोविजंस हैं, उनको 375 से लेकर के 375 आईपीसी से लेकर के 376 ई तक मेंशन किया गया है। जैसे 375 में रेप की डेफिनेशन दी गई है, 376 में उसका पनिशमेंट दिया गया है। फिर पनिशमेंट के जो क्राइटेरिया हैं वो किस प्रकार ऑफेंस के अनुसार चेंज होते हैं उनके बारे में 376 ए बी बी, 376 सी, 376 डी जो गैंग रेप से संबंधित है, 376 डी ए डी बी, 376 ई। तो ये जो रेप से संबंधित जो लॉ हैं उनमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहे, ठीक है ना। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या मेन कंटेंट्स हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्या संशोधन अभी तक हुए हैं, कौन कौन से मेन केसेस हैं जिनके बारे में आपको, जिन्होंने बड़े चेंजेस लाने को प्रेरित किया, उनके बारे में अपन समझेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं कि केवल एक मात्र ये एक ऐसा अपराध है जो केवल किसी स्त्री के विरुद्ध या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, ये पूरे समाज के विरुद्ध एक अपराध है, ठीक है ना। उस चीज़ को देखते हुए हम पूरा इसका अध्ययन करेंगे आज डिटेल में। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन ये रेज होता है हमेशा कि जो घटना हुई है उसकी एफआईआर जो हुई उसमें डिले के ऊपर ऑब्जेक्शंस लिए जाते हैं। तो इसके बारे में मैं बता दूं, अभी जो एक जजमेंट आया था मुकेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच का जजमेंट था। ये बेसिकली निर्भया केस जो हुआ था दिल्ली में, बड़ा ही विभत्स कांड था, उसके बारे में, उससे संबंधित जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सारे जजमेंटों को बताते हुए ये कहा कि ये अगर डिले का, ये सही है कि डिले एक कोर्ट को देखना चाहिए इसके बारे में कि आखिर का डिले के क्या कारण है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा अपने जजमेंट में कि अगर प्रोसिक्यूशन ने उस डिले को डिफाइन कर दिया है तो ऐसा डिले कोई बेनिफिट नहीं दे सकता डिफेंस को। इसमें उन्होंने कहा कि डिले इन सेटिंग द लॉ इनटू मोशन बाय लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट इन कोर्ट और एफआईआर एट पुलिस स्टेशन इज नॉर्मली व्यूड बाय द कोर्ट with suspicion because there is a possibility of concoction of evidence against the accused. Therefore, यहाँ से उन्होंने कहा it becomes necessary for the prosecution के लिए आवश्यक है to satisfactorily explain the delay, whether the delay is so long as to throw a cloud of suspicion on the case of the prosecution would depend upon a variety of factors. Even a long delay can be condoned if the informant has no motive for implicating the accused. यहाँ 2 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही। एक तो प्रोसिक्यूशन को कहा कि प्रोसिक्यूशन अपने डिले को प्रॉपरली एक्सप्लेन करें कोर्ट के समक्ष,
दूसरी चीज़, कोर्ट को भी इस चीज़ को देखना चाहिए डिले किन कारणों से हुआ है। तीसरी जो मेन चीज़ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अगर डिले के पीछे कोई उसको फंसाने का कारण नहीं है तो भी उसका माना जा सकता है, उसको भी देखना चाहिए कोर्ट को। तो डिले रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि डिले को एक्सप्लेन करना चाहिए, कोर्ट को भी इस चीज़ को देखना चाहिए, और अगर फॉल्सली इम्प्लीकेट करने के लिए कोई आधार नहीं है तो भी इस चीज़ को कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है नॉन मेंशनिंग ऑफ असेलेंट्स इन द एफआईआर। जनरली एक क्वेश्चन रेज होता है कि अभियुक्तों का नाम नहीं था, मान के चलिए एक से ज़्यादा अभियुक्त थे और एफआईआर में उनका नाम नहीं है, ठीक है, तो इस चीज़ का भी डिफेंस लिया जाता है कि साहब इसका नाम एफआईआर में था नहीं, बाद में जोड़ा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस मुकेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक्सप्लेन किया पिछले सारे जजमेंटों को साइट करते हुए कि इट इज सेटल्ड लॉ दैट एफआईआर इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया। एफआईआर कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है कि उसमें सारी चीज़ों का विस्तृत वर्णन किया जाए, समझ रहे हैं ना। उस वक्त जो जो चीज़ इंफॉर्मेशन के तौर पर दी गई, बाद में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, देन कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन के बाद जो निकल के आती है वो होती है फाइनल इंफॉर्मेशन। ये इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, क्योंकि ठीक है नहीं रहा होगा याद, उसमें कहाँ दिक्कत है। अब इन दो पॉइंट्स जो डिले रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और नॉन मेंशनिंग ऑफ नेम के बाद में अब हम शुरू करते हैं कि आखिरकार रेप से संबंधित जो लॉज हैं हमारे पास में, उनमें आखिरकार कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने एक बड़े स्तर पर चेंज लाने को मजबूर किया, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ा, वो सारी चीज़। तो देखो 3 चीज़ें मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला एक केस था मथुरा केस, ठीक है ना। मथुरा केस को अपन जानते हैं तुकाराम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1979 के नाम से। इस केस मथुरा केस के बाद में जो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1979 में, इसके बाद केंद्र सरकार को बड़े परिवर्तन करने पड़े अपने क्रिमिनल लॉज में, और इस जजमेंट के बाद एक अमेंडमेंट आईपीसी में और जो संबंधित क्रिमिनल लॉज है सीआरपीसी एविडेंस वगैरह में, उनके लिए द क्रिमिनल लॉ सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 1983 इम्प्लीमेंट करना पड़ा। ठीक है, ये पहला केस था जो बड़े स्तर पर जन आंदोलन हुए। दूसरा निर्भया केस था, जो दिल्ली का केस आपको पता है। इस केस को अपन मुकेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के नाम से जानते हैं, जो कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जिनका डेथ पेनल्टी को कंफर्म किया था। इस जजमेंट के दौरान जब वो अपील था, उसी बीच में केंद्र सरकार ने द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लागू किया। ठीक है। तीसरा एक सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस डाला गया था। उसमें 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस जारी किए थे, कुछ व्यू दिया था। उस चीज़ को लेकर के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये 3 बड़े केसेस, घटनाएं, केसेस एंड देन अमेंडमेंट, वो अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे। मथुरा केस क्या था? मथुरा केस जो था वो तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1979 के नाम से अपन इसको जानते हैं।
इस केस में बेसिकली एक 14-15 साल की एक ट्राइबल गर्ल पीड़ित थी और दो कांस्टेबल तुकाराम और गणपत जो थे, जो देसाईगंज थाना डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर महाराष्ट्र में कांस्टेबल थे, जो एक्यूज थे इसमें, इनके द्वारा इनके ऊपर आरोप यह था कि इन्होंने उस 14-15 साल की जो ट्राइबल लड़की थी उसके साथ रेप कमिट किया था पुलिस स्टेशन में। इन दोनों ट्रायल हुई, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, ट्रायल हुई। ट्रायल के बाद में इन दोनों एक्यूज्ड को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। मामला अपील में हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने अब ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को रिवर्ट करते हुए जो कांस्टेबल दोनों एक्यूज्डों का कन्विक्शन किया और एक एक्यूज्ड तुकाराम को तो 1 साल की रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, सश्रम कारावास, कठिन कारावास, और जो एक्यूज्ड गणपत था उसको 5 साल का कारावास दिया गया। मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को ही अपहेल्ड किया और दोनों एक्यूज को दोष मुक्त कर दिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक जो विशेष बात कही थी वो स्टिफ रेजिस्टेंस, मतलब उस बच्ची के द्वारा इस चीज़ का कोई विरोध किया गया हो, ऐसी कोई भी एविडेंस, मेडिकल एविडेंस वगैरह कुछ नहीं थी। इस चीज़ के मद्देनज़र उसको, उन दोनों को बरी कर दिया। बड़ा भारी यहाँ जन आंदोलन हुआ इस जजमेंट के खिलाफ। जब ये जन आंदोलन चल रहा था तो इस बीच में 1983 में केंद्र सरकार ने द क्रिमिनल लॉ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1983 लागू किया। इस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए क्या क्या संशोधन किए गए? इंडियन पीनल कोड 1860 में कुछ नए सेक्शन जोड़े गए, कुछ में अमेंडमेंट, तीनों एक्ट जो क्रिमिनल लॉ थे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए, कुछ नया कानून जोड़ा गया, कुछ रिपील की, कुछ डिलीट किए गए। इस तरीके काफ़ी चेंजेस किए गए। जैसे आईपीसी में अगर अपन देखें तो सेक्शन 228 ए नया सेक्शन जोड़ा गया, जिसमें कि जो पीड़ित महिला है उसकी पहचान को प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी गई। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। दूसरा क्या था? सेक्शन 376 ए से लेकर के 376 डी तक के प्रोविजंस लाए गए। इसी संशोधन के जरिए रेप केसेस से अलग एक नया प्रोविजन जो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित था, महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता से संबंधित था, वो 498 ए इसमें आ गया। इसी संशोधन के जरिए जोड़ा गया। 1983 में आया था 498 ए, इनिशियली नहीं था। ठीक है, तो इसके जरिए 375 में जो रेप की डेफिनेशन दी गई है उसमें भी चेंजेस लाए गए। इस संशोधन के जरिए क्रिमिनल सीआरपीसी में जैसे कुछ 327(2) और 327(3) को जोड़ा गया, कैमरा प्रोसीडिंग्स। दूसरा एक 198 ए जोड़ा गया और अमेंडमेंट किए गए 174 और 176 में। ये सीआरपीसी में चेंजेस किए गए। इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या हुआ? 113 ए इंसर्ट किया गया। तो तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस के जजमेंट के बाद में जो 1983 में संशोधित अधिनियम लागू किया गया, उसके जरिए काफ़ी सारे संशोधन क्रिमिनल लॉज में किए गए, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने दूसरा केस बताया था निर्भया केस। निर्भया केस जिसको अपन मुकेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के नाम से जानते हैं, 2017 का। ये क्या केस था? 2012 में दिसंबर की घटना है, जहाँ तक मुझे याद है 16/12/2012 की घटना है।
बीभत्स और मतलब दर्दनाक घटना थी दिल्ली में रेप की। इसमें 5 एक्यूज थे, मुकेश, राम सिंह, पवन, विनय और एक जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ था। वो बच्चा था, जुवेनाइल था। ड्यूरिंग ट्रायल, अब चूंकि वो जुवेनाइल था तो वो उसका तो प्रचारण पृथक ही चलना था। अब रह गए 4 एक्यूज, मुकेश, राम सिंह, पवन और विनय। इनमें से भी एक एक्यूज राम सिंह ने जेल में ही सुसाइड कर लिया। तो अब रह गए 3। तो इन 3 मुकेश, पवन और विनय को ट्रायल के बाद डेथ पेनल्टी दी गई। इसको सुप्रीम कोर्ट ने, इसको हाई कोर्ट ने भी अपील रखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील रखा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5/5/2017 को एक डिटेल्ड, बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया, जो कि फॉर्मर सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने दिया था। उसमें काफ़ी सारा डिटेल में, जैसे मैंने भी आपको बताया था, डिले इन रजिस्ट्रेशन, नॉन मेंशनिंग ऑफ, इवन उन्होंने मेडिकल जो वो होते हैं, वो उनको भी उन्होंने, फॉरेंसिक्स को भी, इवन मेडिकल ग्राउंड्स को भी, सबको बड़ा डिटेल में डिफाइन किया गया था इस जजमेंट में। जब ये फैसला चल रहा था, जब ये मुकदमा चल रहा था, इसी बीच में चूंकि जन आंदोलन अपने आप में एक बड़े स्तर पर भारत में चल रहा था, इस केस को लेकर के, इस दर्दनाक और बीभत्स कांड को लेकर के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो केंद्र सरकार थी, उसने फॉर्मर सीजेआई जो थे जस्टिस जेएस वर्मा, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी उनकी चेयरमैनशिप में, वो कि उनको ये टास्क दी गई कि आप ये देखें कि अभी की कंडीशंस के अनुसार कौन कौन से संशोधन आवश्यक है क्रिमिनल लॉज में, ताकि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। तो जस्टिस जेएस वर्मा की कमेटी ने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस की थी। उन रिकमेंडेशंस के आधार पर केंद्र सरकार ने द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 इम्प्लीमेंट किया। क्या क्या संशोधन किए गए थे इसमें? तीनों ही एक्टों में, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सब में ही चेंज किए गए थे इस 2013 के अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। आईपीसी में जैसे नए सेक्शन आए 166A और 166B, 354A से लेके D तक जोड़े गए, 376A से D तक में डेथ पेनल्टी भी जोड़ी गई, 326A और 326B और 509 में संशोधन किए गए। सीआरपीसी में भी कुछ इंसर्शन हुए, कुछ अमेंडमेंट्स हुए, जैसे सेक्शन 54A, 154, 160, 161, 164, 173, 197, 198, 273, 309, 357 एंड 377 बड़े स्केल पर सीआरपीसी में संशोधन किए गए और नए प्रावधानों को इंसर्ट किया गया। इसी प्रकार इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या हुआ? इंडियन एविडेंस एक्ट में 53A, 114A और 146A को नए प्रावधान और कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। ठीक है। इसके अलावा ये, जैसे मैंने आपको 2 संशोधन अधिनियमों के बारे में बताया, 2013 का और 1983 का। इसके अलावा भी इन लॉज में काफ़ी सारे बीच बीच में जो महिलाओं से जुड़े हुए कानून हैं, उनमें कुछ चेंजेस भी किए गए। जैसे कि 86 में 304B और NIPC और 113B इंडियन एविडेंस एक्ट जोड़ा गया। 2005 में 164A CRPC में काफ़ी सारे चेंजेस जो इसमें बताए उन्हें वो किए गए। तीसरा मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2016 का एक केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में यहाँ एक बहुत बड़ा
मतलब इश्यू डिस्कस हुआ था, जो शायद आप पैरा 15 में, जो मैंने इसमें बोल्ड लेटर्स में दिखाया हुआ है, गर्ल चाइल्ड और माइनर चाइल्ड, समझ रहे हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देयर कैन बी नो डाउट दैट अ गर्ल चाइल्ड इज अ माइनर, बट मे बी टाइम हैज टू कम वेयर अ डिस्टिंक्शन कैन बी ड्रॉन बिटवीन द गर्ल चिल्ड्रन एंड द माइनर। माइनर मतलब बहुत बच्चा, 5-5 साल की, 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे थे उनको, और गर्ल चाइल्ड तो 17 साल की भी होती है, 18 साल की भी होती है, 12 साल की भी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि आप समय आ गया है कि इनमें माइनर और गर्ल चाइल्ड में डिफरेंस किया जाए, जो पनिशमेंट लॉ है। अगले इसमें पैरा में इसने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देयर इज अ नीड to take steps for stopping this kind of child abuse, and hence possibly there is a need to defining the term child in context of rape, and thereafter provide more severe punishment in respect of culprits who are involved in this crime, in types of crime. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे लोगों को जो गर्ल चाइल्ड के साथ, जो माइनर के साथ जो रेप की घटनाएं करें, उनके लिए मोर सीवियर पनिशमेंट का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू आया, उसका रिफ्लेक्शन अगर अपन देखें तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स किए गए। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 में अगर आप देखेंगे तो 376 में 376 ए बी, 376 डी ए और 376 डी बी, इनकी अगर प्रोविजंस को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस जजमेंट का रिफ्लेक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दिल्ली सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन वाले केस में जो ये कहा, उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि 376 ए बी, 376 ए बी में केंद्र सरकार ने कहा कि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के बलात्कार के लिए दंड। मैंने कहा माइनर, और उसमें भी गर्ल चाइल्ड, मतलब माइनर और गर्ल चाइल्ड के बीच में उन्होंने सीवियर पनिशमेंट। अब इस केस में अगर कोई 12 वर्ष से कम की बच्ची के साथ अगर कोई बलात्कार करता है, कोई रेप करता है, तो आप देखेंगे कि 376 ए बी में डेथ पेनल्टी को प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा अमेंडमेंट किया गया 376 डी ए। अब डी ए में इन्होंने जोड़ा 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग के लिए दंड। ठीक है, इसको भी इन्होंने सीवियर पनिशमेंट बनाया। क्या बनाया? शेष प्राकृत जीवन काल के लिए जोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, एक और वो जोड़ा 376 डी बी, इसमें भी इन्होंने 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग, मतलब जो ये गैंगरेप की घटनाएं हैं उनको दो कैटेगरी में डाला, 12 वर्ष से कम और 16 वर्ष से कम। और जो 376 डी बी में जो 12 वर्ष से कम की बच्ची के साथ अगर कोई सामूहिक बलात्संग करेगा तो इसमें इन्होंने मृत्यु दंड जोड़ दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको डिफ्रेंशिएट करके मोर सीवियर पनिशमेंट इनके लिए दिया जाए, तो वो सीवियर पनिशमेंट 376 डी ए बी में मृत्युदंड जोड़ दिया, 376 डी बी में मृत्युदंड जोड़ दिया, जो 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ है। ऐसे ही एविडेंस एक्ट में इन्होंने 53 ई में और 146 में संशोधन किया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी इसके जरिए 2018 के जो अमेंडमेंट था उसके जरिए काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। सेक्शन 26 में, 154 में, 161, 164, 173, 197, 327, इन सब चीज़ों में काफ़ी सारे सीआरपीसी में परिवर्तन किए गए। ठीक है, तो ये 3 अमेंडमेंट एक्ट हो गए, और जो 3 घटनाओं से संबंधित, 3 जजमेंटों से संबंधित ये बड़े केसेस थे।
अब ये मैंने आपको बताया कि अभी तक का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ लॉ का। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे एक जजमेंट है लिल्लू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का। इस केस में क्या था? इस केस में बेसिकली जो टू फिंगर टेस्ट जो हुआ करता था, पीड़िता का जो मेडिकल होता है, उस मेडिकल में पहले एक बड़ी टू फिंगर टेस्ट की प्रैक्टिस थी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का जो टू फिंगर टेस्ट है वो उसके बारे में कहा कि ये जो पीड़िता है उसके अधिकारों का हनन कर दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल लॉ और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सबका उल्लेख करते हुए फाइनली कंक्लूजन ये दिया जो पैरा 13 में लिखा है, दस इन व्यू ऑफ द अबव अनडाउटली द टू फिंगर टेस्ट and its interpretation violates the right of rape survivors to privacy, physical and mental integrity and dignity. Thus, this test, even if the report is affirmative, cannot ipso facto be given rise to the presumption of consent. इस केस में लिल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को महिलाओं के अधिकारों के वायलेशन करने वाला बताया। इनडायरेक्ट वे में अपन ये कह सकते हैं कि इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है। एक मिनट, मैं अभी बताता हूँ आपको। एक जजमेंट और वो थोड़ा सा प्ले करने में दिक्कत हो गई थी। एक और बहुत अच्छा जजमेंट जिसमें डायरेक्शन दिए गए, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवन्ना। ठीक है। ये 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी किए थे। वो डायरेक्शन किस चीज़ को लेकर के थे वो इसमें बताया गया। विशेष रूप से जो सेक्शन 164 में जो पीड़िता के स्टेटमेंट्स, 164 सीआरपीसी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उन स्टेटमेंट्स को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डायरेक्शंस दिए थे। क्या दिए थे कि जैसे ही इस प्रकार के किसी प्रकार के अपराध की, रेप के अपराध की सूचना मिलती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तत्काल उस महिला के 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बारे में स्टेप्स उठाएगा। ज़्यादा डिले नहीं करना है उसको। मतलब ए कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शुड बी हैंडेड ओवर टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ। एक कॉपी तो संबंधित मजिस्ट्रेट उसको आईओ को देगा immediately with the specific direction that the contents of such statement under 164 CRPC should not be disclosed to any person till charge sheet। पहले जनरल प्रैक्टिस ये थी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे एक्यूज्ड हो, कोई भी हो, वो 164 के स्टेटमेंट की नकल ले सकता था। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उस 164 के स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उसकी एक कॉपी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी जाएगी, इसके अलावा अन्य किसी को नहीं दी जाएगी, कोई भी हो। ठीक है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर shall as far as possible take to the victim to the nearest lady जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
तत्काल लेके जाएगा उनको, कोई भी लेडी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द के पास में, जो 164 के बयान रिकॉर्ड करेंगे उसके। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर shall record specifically the date and the time at which he learnt about the commission of the offense of rape and उन ऑफिसर्स के लिए ये मैंडेटरी किया गया कि उनके बारे में कब ये जानकारी में आया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो सारी चीज़ें मेंशन करेगा, कब उसकी नॉलेज में आया, कब क्या किया उसने, वो सारा कुछ। यहाँ एक ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई कि इफ़ देयर इज़ एनी डिले एक्सीडिंग 24 आवर इन टेकिंग द विक्टिम टू द मजिस्ट्रेट, अगर किसी कारण से 24 घंटे के अंदर उस महिला को मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में डिले होता है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो अनुसंधान अधिकारी है, शुड रिकॉर्ड द रीजन फॉर द सेम, उस कारण को मेंशन करेगा, रिकॉर्ड करेगा इन द केस डायरी में, एंड हैंड ओवर अ कॉपी ऑफ द सेम टू द मजिस्ट्रेट। उस डिले के कारणों को केस डायरी में मेंशन करेगा और संबंधित मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर करेगा, बताएगा मतलब कि आखिरकार डिले क्यों हुआ। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम, जो 164A CRPC में मेंशन किए गए, उसके संबंध में कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू गेट द विक्टिम ऑफ द रेप इमीडिएटली मेडिकली एग्जामिन्ड, a copy of the report of such medical examination should immediately be handed over to the magistrate who records the statement of the victim under section 164 CRPC। मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी भी उस मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी जो 164 के बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये 164 के स्टेटमेंट के बारे में, जो महिला के स्टेटमेंट हैं, क्या आईओ की ड्यूटी है, उसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिवन्ना के केस में, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस सिवन्ना के केस में बड़े अच्छे डायरेक्शन जारी किए थे। एक और जजमेंट जो 2018 में, इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी किए थे, निपुण सक्सेना एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2018। बेसिकली इस जजमेंट के डायरेक्शंस तो काफ़ी सारे थे, मैं आपको बता दूं, इसमें डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन विक्टिम, उसके संबंध में डायरेक्शन दिए थे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट्स को भी, जो न्यायालय हैं उनके लिए भी कहा कि आप भी उसका नाम मेंशनिंग नहीं करोगे। जैसे ये सारे डायरेक्शन आ गए, ये देखिए 6 नंबर के डायरेक्शन में, ऑल द अथॉरिटीज टू विच द नेम ऑफ द विक्टिम इज डिस्क्लोज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और द कोर्ट आर ऑल्सो ड्यूटी बाउंड टू कीप द नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम सीक्रेट एंड नॉट डिस्क्लोज इट इन एनी मैनर except in the report which should only be sent in a sealed cover to the investigating agency or to the court। कोर्ट के ऊपर भी बाध्यकारी बनाया, पुलिस के ऊपर तो है ही बाध्यकारी, मतलब हर तरीके से उसके उस पीड़िता के पहचान को और उसके संबंध में इसको डायरेक्शन जारी किए गए निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है, ये सारा निपुण सक्सेना के केस के संबंध में था। अब एक जजमेंट आता है अलख आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी 2018 का केस था। बेसिकली ये पॉक्सो कोर्टों से पॉक्सो एक्ट से संबंधित था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बच्चियों के विरुद्ध जो इस तरीके की लैंगिक घटनाएं जो हो रही थी, उनको लेकर के बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू लेते हुए स्पेशल कोर्ट्स बनाने और उनके ट्रायल की समयावधि जो कानून में प्रावधान थे उसके ऊपर जोर देते हुए काफ़ी डिटेल डायरेक्शन दिए थे इस केस में डीजीपीज़ को और उनको। फिर एक जजमेंट है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
ये 2017 का केस था। बेसिकली ये इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें जो शादीशुदा महिलाएं जो हैं, उनके जो एज को लेकर के जो कानून में जो भिन्नताएं थीं, उनको चेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 375 के कॉन्टेक्स्ट में 198 में के आधार पे उसको 18 ईयर्स पढ़ने के लिए कहा। सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन with his own wife, the wife not being 18 years is not rape. दूसरा, कुल मिला के उसमें इंडिपेंडेंट थॉट में उस जो महिला की एज को लेकर के जो 16 साल का जो, एक मिनट में बताता हूँ आपको, वो जो 18 साल को रीड ओवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जैसे अब इसके बाद आता है प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 2019 का केस था। इस केस में प्रमोद सूर्यभान पवार के केस में बेसिकली जो प्रॉमिस टू मैरी जो है, जैसे किसी लड़के ने किसी लड़की से शादी करने का वादा किया, प्रॉमिस किया, और उस वादे की उसमें अगर किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल एक्ट हुआ है तो उस चीज़ को लेकर के था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रॉमिस टू मैरी जो है वो कब 375 में अपराध के रूप में काउंट किया जाएगा, उस चीज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था। इसमें इन्होंने कहा कि ए ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी कैन नॉट बी सेड टू बी अ फॉल्स प्रॉमिस। टू एस्टैब्लिश अ फॉल्स प्रॉमिस, द मेकर ऑफ प्रॉमिस शुड हैव हैड नो इंटेंशन ऑफ अपहोल्डिंग हिज वर्ड एट द टाइम ऑफ गिविंग इट। बेसिकली इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब वो प्रॉमिस किया गया उस समय उसकी आशय क्या था, वो चीज़ अपराध में कंसीडर की जाएगी कि वो प्रॉमिस टू मैरी कैसे किया गया। जैसे मैं एक घटना बताऊं आपको कि दो लड़के लड़की हैं, उनका एंगेजमेंट हो गई। उस एंगेजमेंट से और शादी के बीच में मान लीजिए कोई सेक्सुअल एक्ट हो गया और उसके बाद किन्हीं कारणों से उनकी शादी नहीं हो पाई। तो चूंकि उस समय जब उस लड़के ने उस लड़की से शादी के लिए प्रॉमिस किया था तो उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई दुराशा नहीं था उस लड़की के कि मुझे इस अपने वादे को पूरा करना ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही वादे में पूरा करना चाहते थे। तो उस चीज़ को फॉल्स प्रॉमिस नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर लड़के ने केवल इस चीज़ के लिए कि इसकी सहमति ले ली जाए और इस दुराशय पूर्वक उसने उसको प्रॉमिस किया था, तो वो फॉल्स प्रॉमिस जो है वो 375 में अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंट जो ली गई उसकी किस बेस पे थी, किस पे नहीं थी, फॉल्स प्रॉमिस किस प्रकार हुआ, उस चीज़ को उन्होंने डिफाइन करते हुए जजमेंट दिया। इसके बाद आता है संतोष प्रसाद वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार 2020 का रिसेंटली जजमेंट। सेम वो है। इसमें भी उन्होंने ये कहा, इट अपियर्स दैट द अपीलांट हैज बीन कन्विक्टेड सोली रिलाइंग अपॉन द डिपोजिशन ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स, neither any independent witness nor even the medical evidence supports the case of the prosecution। इस केस में केवल और केवल पीड़िता के स्टेटमेंट से, कोई भी सिंगल अदर विटनेस नहीं था। इवन मेडिकल
जो रिपोर्ट्स थी, मेडिकल एविडेंस जो थी, वो भी सपोर्ट नहीं कर रही थी प्रोसिक्यूशन को। तो इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी फाइंड दैट देयर आर मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट ओनली देयर आर मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन बट इवन द मैनर in which the alleged incident has taken place as per the version of the prosecutrix, it is not believable. इसी पैरा में आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देयरफॉर इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस वी फाइंड that the solitary version of the prosecutrix PW5 cannot be taken as a gospel truth at face value, and in the absence of any other supporting evidence, there is no scope to sustain the conviction and sentence imposed on the appellant, and accused is to be given the benefit of doubt. महिला के जो स्टेटमेंट्स थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे मेडिकल एविडेंस को, और जो घटना है वो बता रही थी किस तरीके से क्राइम कमिट हुआ, उसके बयानों में भी डिफरेंस था। तो ऐसी कंडीशन में केवल महिला के स्टेटमेंट को ही गॉस्पेल ट्रुथ नहीं माना जा सकता, और इस केस में इसी आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जो अभी तक के जो रेप से संबंधित जो लॉज हैं उनमें किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ और किस प्रकार इसमें संशोधन किए गए। आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको सूचना मिल सके। नेक्स्ट हम वीडियो करेंगे गिरफ्तारी के ऊपर, और भी कई सारे वीडियोस हैं जो डिटेल्ड स्टडी करते हुए विद इम्पोर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम आपको देंगे। ठीक है, थैंक यू।